हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आपका कॉरपोरेट अकाउंट्स का जो है एग्ज़ाम हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम है 8 तारीख को, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का है। तो जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी अच्छी रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो उसी को देखते हुए कि मैं कॉस्ट की भी जो है आपको एक तरह से रिवीजन करा दूं। अब आपके पास देखो, कॉर्पोरेट में तो आपके पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने सिर्फ थ्योरिकल की एक ही वीडियो बनाई थी। लेकिन अब हमारे पास टाइम है, तो मैं इसमें आपको एक दो न्यूमेरिकल भी करा सकता हूँ। ठीक है, हाफ एन आवर में आपको मैं चैप्टर भी समझा दूँगा। इसके फॉर्मेट्स वगैरह ऑलरेडी मैं आपको लिखवा दूँगा, आपने बस कॉपी पेन लेके बैठना है और इसको समझना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे कि कैसे इसे किया जाना है। तो अगर आप देखो कि ये यूनिट फिफ्थ है और इस यूनिट में से एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा बनेगा 100%। और उस जो चैप्टर का नाम है वो है रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेसन नंबर 1। इसमें आपको क्या थ्योरिकल पार्ट भी पढ़ना है या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा एक बार? तो जैसा कि आपका ये जो चैप्टर है जिसमें हमें ये पढ़ना है, तो ये चैप्टर लेसन 1 है। इसमें दो लेसन है, लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2, यूनिट 5 से। तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे वन बाय वन। आप रिकन्सलेशन को अगर आप समझो तो आप इस वे में समझ सकते हो, क्योंकि हमें थोड़ा सा रिवीजन करना है, तो हम क्यों ना थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान लें रिकन्सलेशन के बारे में कि आखिर रिकन्सलेशन होता क्या है। देखो, मैंने कहा था जब हम कॉस्ट करते हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग करते समय, ये जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं और इसमें जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, तो प्रॉफिट कैसे निकल के आता है? जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट। ठीक है, तो एक प्रॉफिट निकलता है जब हम कॉस्ट बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं, और एक प्रॉफिट तब निकलता है जब हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, जो इसमें आपका ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट होता है, उसमें भी आपका प्रॉफिट निकल के आता है। यानी हम प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट में भी निकाल सकते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स के थ्रू भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बट सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किसका प्रॉफिट हम यहाँ पर सही माने, मतलब किसको कहें कि हाँ ये एग्जैक्ट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट बिल्कुल एग्जैक्ट है जो कंपनी के हिसाब से होना चाहिए। तो कहा जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो हम एक एस्टीमेटेड होती है। एस्टीमेटेड यानी मान के चलना कि इतना खर्चा आएगा। बट जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है ये एक्चुअल डेटा पे बात करता है, एक्चुअल। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि जो प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट हम कॉस्ट अकाउंट से भी निकाल सकते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो सही प्रॉफिट माना जाता है वो फाइनेंशियल अकाउंट का माना जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल डेटा होता है। आप ऐसा एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि रेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रेंट जो है आपका फ्यूचर में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसमें मेरा एस्टिमेट था कि रेंट 50,000 रुपये लगेंगे, बट एक्चुअल में 45,000 लगा, 55 भी लग सकता है। बट जो एक्चुअल था वही तो आपका एक एग्जैक्ट माना जाएगा, एस्टीमेट की तो कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है फाइनेंशियल अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल के आता है ये ट्रू प्रॉफिट होता है। मतलब सपोज कर लो ये भगवान है भाई हमारा, ये जो कहेगा उस हिसाब से इसको भी बैलेंस करना है। तो रिकन्सलेशन यानी इस चैप्टर में आपको क्या सीखने को मिलेगा? इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा कि जो फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको बेस मान के, भगवान मान के आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है उसको ठीक करना है भाई, ठीक करना है।
और इसी ठीक करने को हम रिकन्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिकन्सिलेशन होता क्या है। कि फाइनेंशियल प्रॉफिट को बेस मान के, आधार मान के, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को सही करते हैं, ठीक करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसी को रिकन्सिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा, मेरे से किसी ने पूछा था कि भाई ये तो सर हमने 11th में हमने एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट था, बैंक रिकन्सिलेशन BRS जिसको हम बोलते हैं, तो क्या ये उसी की तरह है? भाई उसकी तरह मतलब अगर आप वहाँ पर भी देखो, हम रिकन्सिलेशन ये करते थे कि हमारे पास कैश का बैलेंस होता था और एक बैंक का बैलेंस होता था, तो हम कैश के बैलेंस को ठीक करने के लिए पहले बैंक के हिसाब से चलते थे कि अगर मेरे को इसको ठीक करना है तो इसको बेस मानना पड़ेगा, और जब मैं इसको बैंक को ठीक करूँगा तो इसको बेस मानना पड़ेगा। मतलब डिपेंड करता था कि मुझे किसका ठीक करना है। तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़ को प्रॉफिट लेके चलना कि देखो मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को ठीक करना है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट एग्जैक्ट ट्रू होता है, इसीलिए हमें कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को ठीक करना है। इसीलिए प्रॉफिट में जो भी चेंज आएगा, यानी फाइनेंशियल अकाउंट में, अच्छा क्यों इसमें चेंजेस आए, बदलाव क्यों आए, वजह हो सकती है बहुत सी चीज़ें। जैसे मैं वो सारी चीज़ें आपको फॉर्मेट वाइज फॉर्मेट समझाऊंगा कि एक्चुअली में फॉर्मेट कहता क्या है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपने देखना है। तो सवाल पहला ये उठता है, अब वही वाली बात है, सवाल जब तक आपका क्लियर ना हो तब तक तो मज़ा नहीं आता। क्या इसमें से थ्योरिकल पार्ट आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। कोई संभावना होती है कि क्या पता वो आपको दे दे। तो पहले तो हम इसमें थ्योरिकल मार्क कर लेते हैं, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए थ्योरिकल मार्क के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, हालांकि मैंने आपको जितना बेसिक चीज़ इसमें बताया है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, अर्जेंट कॉल आ गया था उस हिसाब पे। तो चलिए मैंने आपको मीनिंग तो समझा दी कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। इस चैप्टर में हमें रिकन्सिलेशन करना है कि हमारे पास दोनों प्रॉफिट होंगे, फाइनेंशियल ईयर के भी प्रॉफिट होंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी प्रॉफिट होंगे। तो हमारा काम क्या है, फाइनेंशियल प्रॉफिट से कॉस्ट के प्रॉफिट को बैलेंस करना कि क्या क्या गलती हमने कॉस्ट में की है जो कि फाइनेंशियल में नहीं हुई है। तो मैं आपको अगर एक फॉर्मेट आपको दिखाऊं कि एक्चुअली फॉर्मेट क्या है, तो आप देख सकते हो ये है आपका फॉर्मेट, और इसी में आपको मैं मीनिंग भी समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपको मीनिंग समझाने में अगर ज़्यादा होना है, आपको ईजिली समझा दूंगा कि ये है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, और आपको इसे करना क्या है, ये आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिख दिया, यहाँ पे आपने बीच में पर्टिकुलर लिख देना है और एक तरफ प्लस आइटम देन माइनस आइटम। ठीक है, अब जैसा कि मैंने क्या कहा कि हम किसका प्रॉफिट ठीक कर रहे हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो ठीक कर रहे हैं, इसीलिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट जो है प्लस में लेना है, प्लस आइटम में। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो, और अगर लॉस दिया होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का तो हम उसे माइनस साइड में लेंगे। उसके बाद अब वो कौन कौन से एडजस्टमेंट है जिसके हिसाब से आपको लगता है कि ये प्रॉफिट, ये कॉस्ट का प्रॉफिट जो है चेंज हुआ है, वो ये सारे पॉइंट्स हैं। वन बाय वन एक को चेक करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली ये क्या गड़बड़ हुई है। तो अगर आप इसे देखो, पहला लिखा है एक्सपेंस अंडर वैल्यू चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। कह रहा है कि आपने कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंस को कम दिखाया, तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट है और ये आपका कॉस्ट अकाउंट है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट भी 1,000 रुपये है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और कॉस्ट अकाउंट का भी प्रॉफिट 1,000 है। तो अगर कह रहा है एक्सपेंस अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट के, आपने सपोज करो वेजेस है, वेजेस फाइनेंशियल अकाउंट में 700 रुपये थे और आपने 600 दिखाए कॉस्ट अकाउंटिंग में।
वेजेस, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट आता, क्योंकि 1000 में से 700 माइनस करेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट निकल के आएगा 300। और आपने कम एक्सपेंस दिखाया, क्योंकि यहाँ टॉपिक है एक्सपेंस अंडर वैल्यू चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। तो आपने अगर एक्सपेंस कम दिखाया तो आपका प्रॉफिट हो गया 400। तो देखो गड़बड़ क्या हो रही है, फाइनेंशियल में एग्जैक्ट प्रॉफिट आना था 300, लेकिन आया कितना आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में 400। तो देखो क्या पता चला इससे, इससे ये पता चला कि जब भी हम कॉस्ट अकाउंट में कम एक्सपेंस दिखाएंगे, आप एक सेंस भी लगाओ ना, अगर हम कम खर्चा दिखाएंगे तो आपका प्रॉफिट हाई हो जाएगा। अब मुझे इसे ठीक करना है, क्योंकि फाइनेंशियल का 300 है और आपको 400 है, तो क्या गड़बड़ हुई, आपने एक्सपेंस 100 कम दिखाया है, कम दिखाने से आपका प्रॉफिट 100 रुपये ज़्यादा हो गया। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है, क्योंकि आपका प्रॉफिट 100 रुपये ज़्यादा दिखा रहा है, अब आ गया 300, और फाइनेंशियल में भी 300 था। इसका मतलब है ये, तो इसका मतलब पहले वाले पॉइंट का मतलब है कि अगर आपने कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंस कम दिखाया जिसके वजह से आपका प्रॉफिट हाई हो गया, और उस प्रॉफिट को हाई को ठीक करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, जितना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें लिखा होगा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तब भी आपको समझा दूंगा, बस अभी आपने कॉपी पेन लेके ये फॉर्मेट प्रॉपर उतार लेना है ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आए। दूसरा क्या रहा है, एक्सपेंस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले था अंडर वैल्यूड, अब है ओवर कॉस्ट। तो आप ही बताइए कि अगर आप कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा खर्चे दिखा दोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा खर्चे दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट तो ज़्यादा है ना। फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है। तो आपने तो अपना प्रॉफिट कम दिखा दिया, तो आपको उस केस में आपके प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खर्चा ज़्यादा दिखा देते हो, लिखा है एक्सपेंस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, कि आपने कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया और एक्सपेंस हाई दिखाने से आपका प्रॉफिट कम हो गया, और इसको ठीक करने के लिए आपको वापस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने करने का मतलब है प्लस करना पड़ेगा, ये है जी प्लस। ये जो मैंने सर्कल कर रखा है, एक्चुअली वैल्यू कहाँ लिखनी है ये बेटर है। तीसरा पॉइंट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट में ही गड़बड़ हुई है। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है कि आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब आपको मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। अगर आप ओपनिंग स्टॉक कम दिखाओगे, कम दिखाओगे, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट हाई हो जाएगा, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। ओपनिंग स्टॉक कम दिखाने से कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट हाई हो जाता है, इसीलिए उसे ठीक करने के लिए जितना आपने ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया है उतना ही आप उसे माइनस साइड कर दोगे, तो आपका प्रॉफिट जो है बैलेंस। क्योंकि देखो ओपनिंग स्टॉक कम दिखाने से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, और उसको ठीक करने के लिए आपको प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा जी, कम करना पड़ेगा। ये रहा जी कम हो गया, आप इस सेंस में देखो। और इसी का उल्टा अगर आप ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दोगे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होने की वजह से आपको इसे ठीक करना है, तो आपको प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक ये रहा, यानी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो आपको क्लियर समझ में आया कि अगर ओपनिंग स्टॉक कम दिखाएंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए, रिकन्सिलेशन करने के लिए क्या कर दो, कम कर दो। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया है तो उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसको ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ा दो, जो कि बढ़ा दिया, ठीक है, गुड। अब आगे चेक करते हैं और क्या क्या पॉइंट हैं। यस,
यहाँ लिखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको ये भी बता दूं कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं अंडर, अब यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ ये ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक है, हाँ ओके 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 ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप ये ऐसे देख सकते हो, मैं आपको इस तरीके से समझा दूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है यार लिखने के लिए, थोड़ा सा इसीलिए एडजस्ट करना पड़ रहा है कि अगर आप अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, किसका मतलब है आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट अकाउंट में कम दिखाया है, तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट अकाउंट में कम दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट कम आया, डिक्रीज लिखने का मतलब है कम हो गया। अब इसको ठीक करना है क्योंकि गलती क्या हुई, आपने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, डाउन हो गया। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसीलिए बढ़ाने का मतलब ये प्लस में लिखा हुआ है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिख दी है जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। प्रॉफिट हाई हो गया, अब इसको ठीक करने के लिए आपको प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, और इसीलिए कम करने का मतलब है माइनस, यानी लेस करना। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। आगे के जो है वो डायरेक्ट बात करेगा। जैसे सपोज करो कह रहा है एक्सपेंस रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट। अब आप ही बताओ, कुछ खर्चे जो हैं फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाए जाते हैं लेकिन उसे कॉस्ट में नहीं दिखाया जाता है। एग्जाम्पल फॉर मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे गुडविल हो गया, ठीक है, रिटर्न ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल में दिखाई जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ दिखाई जाती है, फाइनेंशियल में, कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। तो आप ही बताओ, कुछ खर्चे जो कॉस्ट में नहीं दिखाए जाते फाइनेंशियल में दिखाए जाते, तो इससे फाइनेंशियल का प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन आपका कॉस्ट का प्रॉफिट तो हाई है, और हमें तो ठीक करना है। मैंने क्या कहा था, फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट है उसे भगवान मानना है भाई। अगर फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम है और आप अपना प्रॉफिट बढ़ा के बैठे हो, क्योंकि प्रॉफिट इसलिए बढ़ाए हो, क्यों बढ़ाए हो, क्योंकि आपका कुछ खर्चा जो है फाइनेंशियल में आता लेकिन कॉस्ट में नहीं आता, जिसके वजह से आपका प्रॉफिट हाई हो गया कॉस्ट का, और उसको ठीक करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो एक लॉजिक क्या समझ में आया कि वो खर्चे जो फाइनेंशियल में दिखाए जाते हैं कॉस्ट में नहीं दिखाए जाते, इससे कॉस्ट का प्रॉफिट जो है बढ़ जाता है। और कॉस्ट का प्रॉफिट अगर बढ़ गया, क्योंकि खर्चा नहीं दिखाओगे तो कॉस्ट का प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसको ठीक करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा उस प्रॉफिट में से। तो ये समझ में आ गया। हाँ, इनकम जो है आपको पता है कॉस्ट शीट में कभी भी इनकम नहीं दिखाते। अगर आप इनकम दिखा रहे हो तो फिर आपको कॉस्ट शीट आती नहीं है। तो अगर आप इनकम, क्योंकि इनकम तो फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाया जाता है, और आप ही बताइए अगर इनकम फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाएंगे तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप कॉस्ट में इनकम दिखाते नहीं हो, जिससे कॉस्ट का प्रॉफिट कम है। अब इसमें आ गया डिसबैलेंस, और इसको ठीक करने के लिए आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसके बराबर पहुंच सके, किसके, फाइनेंशियल के प्रॉफिट के बराबर। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एक्सपेंस रिकॉर्ड इन कॉस्ट बट नॉट इन फाइनेंशियल। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉस्ट में दिखाया जाता है लेकिन फाइनेंशियल में नहीं दिखाया जाता है। तो अगर आप कुछ खर्चे कॉस्ट में दिखाओगे तो आपका कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल में तो उसे दिखाया नहीं है, जिससे फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और मैंने क्या कहा, आपको कॉस्ट का प्रॉफिट ठीक करना है, फाइनेंशियल का देवता है, भगवान है, उसी के हिसाब से चलना है हमें। तो इसीलिए कुछ खर्चे कॉस्ट में दिखाने की वजह से, जो कि फाइनेंशियल में नहीं दिखाए जाते, तो कॉस्ट का प्रॉफिट हो जाता है कम, और उसको ठीक करने के लिए आपको कॉस्ट में प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा। तो ये प्लस आइटम में मेंशन है। ओके, उसके बाद जब आप ये सारा कर लोगे ना, फिर आप ये चेक करना कि किधर का ज़्यादा है। अगर आपका माइनस साइड का ज़्यादा है तो आपका इधर की साइड निकल के आएगा आंसर, बैलेंसिंग फिगर इधर हो सकता है। और अगर आपका प्लस आइटम का ज़्यादा है तो आपका क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, और दोनों में से किसी एक ही में आएगा।
तो आपने ऊपर जो प्रॉफिट लिया था वो कॉस्ट का प्रॉफिट लिया था। अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ लिखा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो आपका जो यहाँ निकल के आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। जैसे सपोज करो इस तरफ का मेरा ज़्यादा आ रहा है 20,000 और इधर का टोटल जोड़ा 19,000, इसका मतलब 1,000 की कम है, तो मैं इसमें लिख दूंगा 1,000, 20,000 दोनों तरफ टोटल में लिख दूंगा और 1,000 इधर लिख दूंगा और यहाँ लिख दूंगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। ओके, तो ये अकाउंट है, ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बनाया बताया है उसका ये अकाउंट है। ये मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन अकाउंट कहते हैं इसे। मेमोरेंडम मतलब एज अ टेम्परेरी बनाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी माइनस के आइटम हैं वो इस तरफ आ जाते हैं और जितने भी प्लस के आइटम ऊपर देखे थे आपने, जो जो चीज़ें प्लस हो रही थी कॉस्टिंग में, वो इस तरफ आ जाएंगे। फिर हम इसको टोटल करते हैं और फिर देखते हैं किधर का ज़्यादा है। अगर इधर की तरफ आएगा तो बोलेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, और इस तरफ आएगा तो बोलेंगे लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, अगर इधर का ज़्यादा है इधर कम है तो इधर बैलेंसिंग फिगर निकल के आ सकता है, जिसको बोलेंगे बाय लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, और अगर इधर का ज़्यादा इधर का कम है तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई है, आप इस चीज़ को एक बार देख सकते हो। एक्सपेंस एंड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, अगर एक्सपेंस एंड ओपनिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक जो है, अगर आपको ऊपर समझ नहीं आया है कि मैंने क्या कहानी आपको सुनाई है, तो आप इसमें देख सकते हो कि अगर एक्सपेंस एंड ओपनिंग स्टॉक दोनों अगर कम दिखा रहे हैं तो माइनस करना, और ज़्यादा दिखा रहे हैं तो प्लस करना। ठीक है, ऊपर स्टेटमेंट में। और क्लोजिंग स्टॉक का कम दिखा रहे हो तो प्लस करना, ज़्यादा दिखा रहे हो तो माइनस करना। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मेट था जो कि मैंने बनाया है आपके लिए, फॉर्मेट ये लेके आया। अब मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस करा सकूँ तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन ही, या देखिए पहले जो मैंने आपको प्रॉपर बताया है उसके रिगार्डिंग ये है। ये सारी वैल्यू वही लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाया है, लेकिन ये थ्योरिकल वे में लिखा है, और इसी थ्योरिकल वे को मैंने जो है कॉपी में शॉर्ट नोट्स में आपको मैंने समझाया है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखो, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा जो तरीका है वो दूसरा तरीका जो अभी मैंने आपको बताया कि प्लस एंड माइनस वाला। इसमें कहता है कि प्लस वाले को इकट्ठे जोड़ लो और उसमें से जो माइनस हो रहा है उसे माइनस कर दो। लेकिन मेरा ये वाला तरीका मुझे जो है पसंद नहीं है, मेरे को ये वाला पसंद नहीं है भाई। तो मुझे जो है अपना प्लस माइनस वाला, वो भी शायद कहीं हो आगे, चेक करते हैं। ये आपका मेमोरेंडम, अभी जो मैंने आपको मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन अकाउंट समझाया था, ये वो है। ठीक है, ओके। उसके बाद अब ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको दो क्वेश्चन करा रहा हूँ और दो क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए क्या करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो दो प्रॉफिट दिए हैं, एक फाइनेंशियल का प्रॉफिट है और कॉस्ट का प्रॉफिट है। लेकिन जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस करके, तो प्लस में लिख देंगे कॉस्ट का प्रॉफिट, यस, कॉस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर बताया था आपको कि बैलेंस एज पर, जैसे कि मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, वो ये रहा, ये रहा, ये कि पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर उसके बाद करेंगे प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही आप स्टेटमेंट बना लीजिए, एक में प्लस और एक में माइनस, और उसके बाद आप प्रॉफिट लिख दीजिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। और उसके बाद अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, लिखा है नेट प्रॉफिट एज पर, ये रहा ना, कॉस्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 33,380, इसी लिख देंगे प्लस आइटम में 33,380, माइनस में नहीं लिखेंगे। मेरे पास यहाँ जगह कम है तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस तरफ प्लस कर लिया और इस तरफ माइनस कर लिया। अब जो आइटम प्लस में आएंगी प्लस में डाल दूंगा, जो आइटम माइनस में आएंगी माइनस में डाल दूंगा। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर
रिकवर इन कॉस्ट। इसका मतलब ये कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड एक एक्सपेंस है, अंडर अंडर मतलब कम दिखाना, ठीक है। कम दिखाया, कितना दिखाया, कितना कम दिखाया, 2850। आप बताओ, अगर आप खर्चा ज़्यादा, सॉरी, अगर एक्सपेंस कम दिखाओगे तो आपका कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा भाई, क्योंकि जितना खर्चा कम दिखाओगे प्रॉफिट हाई होगा, और प्रॉफिट हाई होगा तो नुकसान आपके कॉस्ट का ही है। तो कहा गया कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड कम दिखाया, ठीक है। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर आप कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंस कम दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट हाई हो जाएगा, तो उसको ठीक करने के लिए उसे कम करना पड़ेगा। तो 2 माइनस कर देंगे 2850, ठीक है। चलिए बढ़िया, ये माइनस में है। दूसरा कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सेस ज़्यादा दिखा दिया। तो आप बताओ, अगर आप खर्चा ज़्यादा दिखाओगे कॉस्ट में तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसको ठीक करने के लिए आपको जो है प्लस करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं यहाँ लिख रहा था, इसको माइनस करना है तो मैं माइनस आइटम में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सॉरी फोर मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था कि 2850 माइनस में, और ये जो भी आपका एक्सेस दिखाया है ये आपके प्लस आइटम में आ जाएगा, कितना 2125, ठीक है। ओके, आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। आप ही बताइए, डेप्रिसिएशन जो है फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया गया है, तो आप ही इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन शो करेंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन शो किया है तो इससे फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन आपने तो कॉस्ट में नहीं दिखाया, जिसके वजह से आपका कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। और उसको ठीक करने के लिए आपको भी आपने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा 1830, ठीक है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब आगे करते हैं ये डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन जो है कॉस्ट में कितना रिकवर किया गया, 1975। अच्छा, अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि आपने कॉस्ट में यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 1830, ठीक है। और यहाँ जो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट 1975। तो 1975 अगर आपने दिखाया, जबकि दिखाना कितना था 1830। अब पॉइंट को समझिए, मैं पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर ये चीज़ देखी नहीं थी, यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन है। यहाँ कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखाया गया 183, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट हमें फ़िलहाल नहीं करना, क्योंकि देखो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक है, आपने इस लैंग्वेज को देख के करना है। लैंग्वेज कह रहा है कि डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल में दिखाया 1830 और आपने कॉस्ट में कितना दिखाया 1975। तो आप ही बताइए, आपने कॉस्ट में ज़्यादा दिखा दिया, क्योंकि दिखाना था 1830, आपने दिखाया कितना 1975, कितना ज़्यादा दिखाया आपने। तो 1975 में से माइनस कर दीजिए 1830, 5 ये हो गया, 4 और 1 ये, ठीक है। 145 आपने ज़्यादा दिखा दिया कॉस्ट में, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो गया। उसको ठीक करने के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, आपने खर्चा ज़्यादा, आप ही देखो ना, एक सेंस से बात करते हैं। आपने डेप्रिसिएशन कॉस्ट में दिखाया 1975, जबकि दिखाना क्या था 1830, तो आपने ज़्यादा दिखा दिया, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो गया। उसको ठीक करने के लिए प्लस करना। इसका मतलब है ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा था, यहाँ मैं लिख दूंगा 145, ये लिखना है, ठीक है। ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो माइनस में अभी सिर्फ एक ही आइटम है फ़िलहाल के लिए, जो कि ये है, ठीक है, और प्लस में इस तरफ है। ओके, अब आगे देखते हैं और आगे क्या क्या हमें करना है, पॉइंट देख लेते हैं एक बार। चलिए, उसके बाद यहाँ देखते हैं इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट। मैंने अभी आपको समझाया था कि इनकम जो है फाइनेंशियल में दिखाया जाता है, सॉरी इससे ऊपर भी पॉइंट है, ओके ओके सॉरी।
इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूड कॉस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जो है इंटरेस्ट इनकम है और इनकम फाइनेंशियल में दिखाते हैं, कॉस्ट में नहीं। तो आप ही बताओ, जब मैं इनकम फाइनेंशियल में दिखाऊंगा तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन मैं इसे कॉस्ट में दिखाता नहीं, जिससे मेरा कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया। इसको बैलेंस करना है। अब आप बताओ, फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है लेकिन आपने कॉस्ट में इनकम दिखाया नहीं, आपका प्रॉफिट कम है। बराबर करने के लिए आपको इसके बराबर आना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल में अगर अब इनकम ऐड कर देंगे तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन आपका तो वैसे का वैसे ही है। उसको ठीक करने के लिए आपको भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये जो आपका इंटरेस्ट रिसीव है ये प्लस में आ जाएगा। और कितना आएगा भाई, 225 लिखा है, 225 लिख देंगे, ठीक है, ओके। अगला लिखा है इनकम टैक्स प्रोवाइड इन फाइनेंशियल। आप ये देखो, इनकम टैक्स जो होता है फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, तो इनकम टैक्स से क्या होगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन आप कॉस्ट में तो दिखाते नहीं हो, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो उसको ठीक करने के लिए आपको इसे माइनस करना पड़ेगा। तो 300 रुपये माइनस साइड दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि इनकम टैक्स फाइनेंशियल में दिखाते हैं, कॉस्ट में नहीं दिखाते हैं। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, इसका मतलब ये इनकम है, और वही चीज़ है, इनकम है। तो जैसे अभी मैंने ट्रीट किया था 225 का कि फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, तो इसे हम प्लस में ही लिखेंगे 115, ठीक है। उसके बाद आपका स्टोर एडजस्टमेंट। अब ये स्टोर एडजस्टमेंट जो है, एक बार पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली क्या है ये स्टोर एडजस्टमेंट। जैसे कि कह रहा है कि स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल। जब भी अकाउंट देखना, फाइनेंशियल अकाउंट में जब भी कोई चीज़ क्रेडिट होती है वो इनकम ही होती है। तो इसका मतलब है कि स्टोर एडजस्टमेंट जो है फाइनेंशियल बुक में क्रेडिट किया गया, इसका मतलब इनकम को दिखाया गया, जिससे फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन आपका कॉस्ट में तो इनकम दिखाते नहीं, तो इसीलिए वो कम हो गया। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा अपने कॉस्ट में। कितना भाई, फाइनेंशियल का स्टोरेज कितना, 210 रुपया। ये लो जी, 210 रुपये, ठीक है। और आगे कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 430 के जो है डेप्रिसिएशन जो है हमने फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया गया, किस पे, स्टॉक पे। तो इससे आपका फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि आपने कॉस्ट में नहीं दिखाया, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया। और मैंने क्या कहा था, फाइनेंशियल का प्रॉफिट के हिसाब से चलना है। फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होगा तो मैं भी अपना प्रॉफिट कम करूँगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ेगा तो मुझे भी अपना प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया, तो इसीलिए मुझे इसे माइनस साइड लिखना पड़ेगा, माइनस में 430, ठीक है, ओके। डिविडेंड एप्रोप्रिएट। अब यहाँ पर ये देखना है, ये क्या लिखा है, डिविडेंड एप्रोप्रिएट इन फाइनेंशियल अकाउंट 600। डिविडेंड एप्रोप्रिएट। अब डिविडेंड एप्रोप्रिएट एक तरीके से यहाँ कह रहे हैं कि हम ये डिविडेंड पे कर रहे हैं फाइनेंशियल में। तो आप भी बताओ, डिविडेंड पे करोगे तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। और मुझे भी ठीक करने के लिए अपने कॉस्ट का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, कम करना, क्योंकि डिविडेंड की हम पेमेंट करते हैं। अगर आपने देखा होगा, अभी आप कॉर्पोरेट अकाउंट करके आए तो आपने भी देखा है कि डिविडेंड जो होगा वो हम पे करते हैं शेयर होल्डर्स को, इसीलिए फाइनेंशियल में माइनस हुआ है तो आपको भी माइनस करना पड़ेगा। कह रहा है लॉस ड्यू टू थेफ्ट एंड प्रीफ्ले प्रोवाइड ओनली इन फाइनेंशियल बुक। कह रहा है लॉस हुआ है, चोरी हुई है, प्लीफ्रेज हुआ है, लीकेज हुआ है, उसके वजह से अब ये तो खर्चा है दोनों, और दोनों सिर्फ फाइनेंशियल में दिखाया गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ खर्चे फाइनेंशियल में दिखाए जाते हैं, कॉस्ट में नहीं दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट का प्रॉफिट हाई हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल में तो दिखा दिया जिससे वो प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन कॉस्ट में नहीं दिखाया जिसकी वजह से प्रॉफिट हाई है। उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर भी मुझे 130 रुपये माइनस करने पड़े। तो देखो भाई, ये अगर आप देखो तो ये कुछ एलिमेंट जो थे प्लस वाले हैं और ये कुछ एलिमेंट जो हैं लेस वाले हैं। तो देखो इनका तरीका क्या किया इन्होंने, जितने भी प्लस आइटम वाली चीज़ें थी वो सब क्या कर ली, प्लस कर दिया, किस में, प्रॉफिट में। और जो लेस वाली चीज़ें थी जो इधर की तरफ थी उनको क्या कर दिया, माइनस। मैंने क्या कहा, मैं इसे ऐसे नहीं करता, लेकिन खैर मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, जैसे कि इसका सेकंड क्वेश्चन अगर आप करोगे इस तरीके से, मैं प्लस माइनस के हिसाब से करता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, प्लस आइटम को सारा जोड़ा और उसमें से माइनस आइटम को माइनस किया, जो भी वैल्यू बचेगा वो चेक करेंगे। तो जैसा कि प्लस वाले सारे आइटम को जोड़ा तो 36,200 बन रहा है,
और इधर का माइनस करें, इधर करें, कहीं ना कहीं माइनस आइटम कम आ रहा है और प्लस आइटम में ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्लस आइटम की ज़्यादा वैल्यू है तो दोनों तरफ प्लस आइटम की वैल्यू लिखेंगे और जितना डिफरेंस आया वो इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अगर आप इसको इस तरीके से ही करना चाहो तो आप कर सकते हो कि जो जो प्लस हुई है वो प्लस आइटम में लिख दो, फिर क्या कर दो, टोटल करो, किधर का ज़्यादा है, इधर का ज़्यादा है, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो इधर निकल के आएगा, जैसा कि यहाँ निकला हुआ है, क्योंकि कम इधर ही आ रहा था इसलिए इधर। तो ये एक आपका एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, आप चाहो तो कर सकते हो इस हिसाब से। जैसे कि मैंने कहा आपको 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन ये करा रहा हूँ। कह रहा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 14,330 वेयर द नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल 9,275। तो मैंने क्या कहा, आपको कॉस्ट का प्रॉफिट पहले लेना है और प्लस आइटम में लिख लेना है। ठीक है, जैसा कि फॉर्मेट के हिसाब से। अब 1 बाय 1 करते हैं कि डायरेक्टर फीस नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। इसका मतलब है कि डायरेक्टर फीस जो है कॉस्ट अकाउंट में शो नहीं हुआ। तो कॉस्ट अकाउंट में अगर डायरेक्टर फीस शो नहीं होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने खर्चा कम दिखाया जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया, और उसको ठीक करने के लिए आपको माइनस साइड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने डायरेक्टर फीस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस नहीं दिखाओगे तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट हाई हो जाएगा, और उसको ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। दूसरा क्या रहा है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब याद रखना, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो होता है वो कहाँ आता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है आपका फाइनेंशियल में आता है। ठीक है, अब आप ही बताओ कि फाइनेंशियल में आता है तो फाइनेंशियल में तो माइनस हो गया, कॉस्ट में तो आप माइनस किए नहीं, तो इसलिए आपको अपने प्रॉफिट में भी क्या करना पड़ेगा, प्रोविज़न के एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अब ये फाइनेंशियल में आता है। जब भी मैंने कहा कि अगर क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब ये आपको पैसा मिल रहा है, इनकम है। तो फाइनेंशियल में इनकम है तो इनकम फाइनेंशियल में जुड़ गया होगा, लेकिन आप तो इनकम लेते नहीं कॉस्ट अकाउंट में, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। मतलब जो फाइनेंशियल कर रहा है आपको भी वही करना है भाई। आपने फाइनेंशियल ने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया तो आप भी अपने प्रॉफिट को कम करो, फाइनेंशियल अपने प्रॉफिट को बढ़ाएगा तो आपको भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। इनकम टैक्स, ये देखो इनकम टैक्स मैंने अभी आपको बताया, जो इनकम टैक्स होता है वो आपको क्या करने हैं, इनकम टैक्स फाइनेंशियल में आता है जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, फाइनेंशियल का कम हो गया, लेकिन आप तो कॉस्ट में लेते नहीं हो तो इसीलिए आपका प्रॉफिट हाई हो गया होगा, और फाइनेंशियल के बराबर लाने के लिए आपको भी इनकम टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो ये रहा इनकम टैक्स माइनस में। लास्ट लिखा है ओवर रिकवरी ऑफ कॉस्ट इन अकाउंट, यानी ओवरहेड आपने ज़्यादा दिखा दिया। तो आप ही बताओ, अगर आप खर्चा ज़्यादा, यहाँ पर खर्चा कम दिखाया था क्योंकि डायरेक्टर फीस आपने ली ही नहीं, तो यहाँ पर आपने ज़्यादा दिखा दिया खर्चा। तो एक्सपेंस ज़्यादा दिखाने से, एक्सपेंस हाई दिखाने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, और उसको ठीक करने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। तो ये आपने इसे प्लस में लिख दिया। आप तरीका देख लो, सबको जोड़ो, किधर का ज़्यादा है, ओबियसली इधर का ही ज़्यादा है, 14,435 इधर लिख दिया और दोनों तरफ लिख दिया, जिधर कम आया 9,275, और यही तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट के बराबर था, यही तो था 9275, और हमने जो आंसर के अकॉर्डिंग किया है 9275। तो याद रखना, जब हम कॉस्ट के प्रॉफिट को लेके चलेंगे तो इसे फाइनेंशियल के प्रॉफिट के बराबर लाएंगे, और ये देखो फाइनेंशियल के प्रॉफिट के बराबर आ गया। तो इसे ही कहते हैं हम बैंक रिकन्सिलेशन, याद आ गया, नहीं, इसे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बताया है, बहुत ही जेन्युइन बातें, और इसमें और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए। मैंने ये वीडियो इसलिए लेके आया, मैंने कहा था क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंट में मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उसमें सिर्फ थ्योरिकल पार्ट कराया, लेकिन इसमें टाइम है तो मैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा जो कि पूछे जाएंगे। तो ये यूनिट 5 का अकेला एक क्वेश्चन है जो कि आएगा, और आपको कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। आप एक वीडियो 1-2 बार आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी आपकी हेल्प हो जाएंगे। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आपकी रिस्पांस बहुत अच्छा मुझे मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ये आगे की वीडियो आगे कंटिन्यू रखी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, तो ताकि वो आपको भी परेशान ना करे कि भाई मुझे बता दें मुझे बता दें। आप उनको वीडियो शेयर कर दो, आराम से समझ जाएंगे, और उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी।
तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। 8 तारीख को एग्ज़ाम देना है, तो आप अपना, आपको जो पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे, जो ऑफलाइन क्लासेस ले रखे हैं उन्होंने, तो वो अपना मटेरियल का चैप्टर जो है कंप्लीट कर लें। छोटा मोटा चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ मटेरियल का ही लेके आऊँ, क्योंकि मटेरियल में से भी एक क्वेश्चन जनरेट होता ही है। तो सोच रहा हूँ मैं आपको मटेरियल ही कराऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी मटेरियल की होगी। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा देन मैं वो अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।